मेरा नाम दिवित है और मेरी कहानी उस घमंडी इंसान की कहानी है जिसने आसमान को छूने की जिद में अपनी जमीन को ही आग लगा दी थी। नहीं पापा, ऊपर वाले के लिए रुक जाइए। मैं आपके बिना मर जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं चीखता हुआ रेलवे ट्रैक की तरफ भागा। मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक रही थी और सामने से आती हुई रेलगाड़ी की खौफनाक सीटी मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। पापा ट्रैक के बिल्कुल बीच में खड़े हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी और मायूसी थी। अब मेरे रुकने का कोई फायदा नहीं दिवित। एक कमिश्नर को एक अनपढ़ बाप की लाश पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। पापा की आवाज रेलगाड़ी के शोर में भी मेरे दिल को चीर गई थी। मैंने आखिरी हथकंडे के तौर पर छलांग लगाई, पर दूरी बहुत ज्यादा थी। हम चार बहन भाई थे, तीन मेरे से बड़ी बहनें और मैं सबसे छोटा था। मेरे पापा का गांव में एक बड़ा सा किराना स्टोर था। ये दुकान गांव में थी और वहाँ रोजमर्रा की हर चीज मौजूद होती थी। हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा था और पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं सबसे छोटा होने की वजह से सबसे लाडला भी था और इकलौता भाई होने का भरपूर फायदा भी उठाता था। मेरी तीनों बड़ी बहनें नव्या, मिहिका और आशी मुझ पर जान छिड़कती थीं। बहनों के साथ साथ माँ बाप भी मुझसे हद से ज्यादा प्यार करते थे। बल्कि सच कहूँ तो ये प्यार एक जुनून की हद तक था जिसने मुझे बिगाड़ कर रख दिया था। मैं अक्सर दुकान पर जाता और जो दिल करता उठाकर खा लेता। पापा मुझे दुकान के काउंटर पर बिठाकर फख्र से ग्राहकों को दिखाते थे। मेरा बेटा आज क्या खाएगा? दुकान से कौन सी चीज लाकर दूं तुझे? पापा शाम को दुकान से लौटते ही मुझे गोद में उठा लेते। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान की जगह एक अजीब सी चमक और फख्र होता था। मुझे बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए पापा, और मेरी बहनों को कुछ नहीं देना। किसी को भी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ मेरी है। मैं उनकी गोद में मचलते हुए जिद करता और अपना हक जताता था। मेरी इस बात पर पापा बुरा मानने की जगह हंस देते और खुश होते। ये मेरा दाया बाजू है, बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा और पूरे गांव में मेरा नाम रोशन करेगा। पापा मेरे माथे को चूमते हुए पूरे यकीन से जवाब देते। उनका ये व्यवहार रोज का हिस्सा था। पापा के इस अंधे लाड प्यार ने मुझे बहुत ज्यादा घमंडी बना दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि पापा की पूरी दुनिया सिर्फ मैं ही हूँ और बाकी घर वालों की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं खुद को घर का बादशाह समझने लगा था। अगर पापा कभी मेरी किसी बहन से प्यार से बात कर लेते या उसको बाजार से कोई मामूली सी चीज भी लाकर दे देते तो मेरे तन बदन में आग लग जाती। मेरी बर्दाश्त से बाहर होता था कि पापा का ध्यान किसी और की तरफ क्यों जा रहा है। मैं चीजें तोड़ता और पूरा घर सर पर उठा लेता था। आपने आशी दीदी को स्कूल की ने नई कॉपी क्यों लाकर दी? आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। आप गंदे पापा हैं। मैं जमीन पर लौटते हुए और आसपास की चीजें उठाकर फेंकते हुए चीख चीख कर रोता। मेरी इस ब्लैकमेलिंग पर पापा फौरन से अपना सारा काम छोड़कर मुझे अपने सीने से लगा लेते। नहीं बेटा, वो तो बस उसको स्कूल का काम करना था, तो मैंने ला दिया। तू तो मेरी जान है। मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा सारा कुछ तेरा ही तो है। तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। पापा मुझे मनाते और मेरे घमंड को और ज्यादा बढ़ावा देते। मेरी बहनें खामोशी से ये सब कुछ देखती और कभी कोई शिकायत नहीं करती, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा बन चुका था जहाँ पर मेरी बात की अहमियत बहुत ज्यादा थी। वो जानती थी कि इस घर में सिर्फ दीवित की मर्जी चलती है। वक्त गुजरता गया और मैं गांव के आम सरकारी स्कूल में पढ़ता रहा। जब मैंने 5वीं क्लास पास कर ली तो पापा ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने मुझे गांव के स्कूल से निकालकर शहर के सबसे अच्छे और महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाने का इरादा किया। ये फैसला हमारे खानदानी और पैसों के हालत के हिसाब से भी बहुत बड़ा और मुश्किल था। गांव का कोई बच्चा इतनी दूर पढ़ने के लिए नहीं जाता था। शहर के स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है। हम कैसे पूरी करेंगे और रोज का आना जाना कैसे होगा? बच्चा परेशान हो जाएगा। माँ ने रात के खाने पर पापा को समझाने की कोशिश करी। उनके लहजे में आने वाले पैसों की कमी की परेशानी और मेरी दूरी का डर साफ दिख रहा था। पैसे की फिक्र तुम मत करो, मैं दिन रात एक कर दूंगा। दुकान पर सुबह जल्दी जाऊंगा और रात गए तक बैठूंगा। पर मेरा बेटा अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़ेगा और एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। पापा ने रोटी का निवाला तोड़ते हुए सख्ती से कहा। उनके फैसले में कोई लचक नहीं थी। वो हर हाल में मुझे ऑफिसर बनता हुआ देखना चाहते थे। हम खुद गांव में रहते थे, पर पापा चाहते थे कि उनका बेटा ऑफिसर बने और इस गांव की जिंदगी से निकल जाए।
अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं अपने गांव से शहर तक 1 घंटे का रोजाना का सफर तय करके स्कूल जाता था। इस सफर के लिए पापा ने एक अलग से प्राइवेट वैन लगवाई थी और वो उसका भारी किराया भी खुद ही देते थे। ये वैन सिर्फ मेरे लिए आती थी और गांव के चौक में मेरा इंतजार करती थी। वैन वाले को बोला है, तुझे घर के दरवाजे से बैठाएगा और स्कूल के दरवाजे पर उतारेगा। मेरे बेटे के जूतों को गांव की मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। पापा ने वैन ड्राइवर को महीने का किराया देते हुए कहा। उनकी आवाज में मेरे लिए एक अजीब सा फख्र और प्यार दिख रहा था। मैं शहर के बहुत अच्छे स्कूल में जाता और वहाँ के अमीर और बड़े घरों के बच्चों को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी अकड़ पैदा हो गई थी। मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ, क्योंकि मेरे पापा मेरी हर फरमाइश बिना किसी रुकावट के पूरी करते। मेरे कपड़े, मेरी किताबें और मेरे जूते हमेशा स्कूल के मुताबिक होते और पापा उसके लिए दुकान का सारा प्रॉफिट मुझ पर लगा देते थे। मैं गांव के बच्चों को नफरत से देखता, जो पैदल धूल मिट्टी में स्कूल जाते थे। मेरा व्यवहार अपने ही गांव वालों के साथ भी चेंज हो चुका था। मुझे लगता था मैं उन गरीबों से बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। दिविद बेटा, ज़रा आज दुकान पर बैठ जा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, घर खाना खाकर। एक दिन पापा ने मुझे दुकान पर रुकने का कहा। उनके माथे पर पसीना था और वो बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ पापा, जो यहाँ पर मक्खियों को मारूं। मैं कल का ऑफिसर हूँ, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मैंने उनको बदतमीजी से जवाब दिया और वहां से मुड़कर घर की तरफ चल दिया। पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराकर पड़ोसी को दुकान देखने का कह दिया था। उनकी इस बात ने ही मुझे तबाही के रास्ते पर डाल दिया। मैं पढ़ाई में शुरू से ही बहुत ज्यादा अच्छा था। मेरी होशियारी ही मेरी खूबी थी, जिस पर पापा को सबसे ज्यादा फख्र था। मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन ये शौक भी दरअसल अपना रौब जमाने के लिए था। जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मैंने सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि पूरे बोर्ड के इम्तिहान में टॉप किया था। उस दिन हमारे घर में त्योहार का समा बना हुआ था। गांव के लोग बधाइयां देने आ रहे थे और हमारे घर का बैठक लोगों से भरा हुआ था। मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। आज इसने पूरे जिले में मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये कल का बड़ा ऑफिसर बनेगा। पापा ने गली मोहल्ले के सब लोगों को दुकान से मुफ्त मिठाई बांटते हुए खुशी से चीख चीख कर कहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे और उनका सीना चौड़ा हो गया था। ऊपर वाला मेरे लाल को बुरी नजर से बचाए। आज तेरी मेहनत रंग ले आई है, अब जल्द ही तू बड़ा आदमी बन जाएगा। माँ ने मेरी बलाएं लेते हुए मेरे माथे पर प्यार दिया और मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से भी खुशी के आंसू लगातार बह रहे थे। अरे दिविद बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। अब तो साथ में हमारा नाम भी चमकेगा तेरे साथ, गांव के मुखिया ने मुझे शाबाशी देते हुए कहा। उनकी आवाज में साफ तौर पर हैरत महसूस हो रही थी। शुक्रिया चौधरी साहब, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए मैं क्या करता हूँ। मैंने सीना तान कर जवाब दिया। मेरी गर्दन में बहुत ज्यादा अकड़ आ गई थी और मुझे लगने लगा था कि मैंने ये सब अपने बलबूते पर किया है और इसमें किसी का कोई भी कमाल नहीं है। इस शानदार कामयाबी के बाद मेरा कॉन्फिडेंस आसमान को छूने लगा। मैंने शहर के एक बहुत अच्छे और महंगे कॉलेज में एडमिशन लिया। उस कॉलेज का नाम ही इलाके में रौब झाड़ने के लिए काफ़ी था और वहाँ सिर्फ शहर के बहुत अमीर फैमिली के बच्चे ही पढ़ते थे। पापा ने मेरे लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने मेरी किताबें, यूनिफॉर्म और फीस का सारा इंतज़ाम फ़ौरन से कर दिया था। मैं रोज़ाना नए कपड़े पहनकर कॉलेज जाता और वहाँ के अमीर लड़कों के साथ उठता बैठता। मेरी दोस्ती उन लड़कों से हो गई थी जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में कॉलेज जाते थे। मैं उनको कभी नहीं बताता कि मेरे पापा गांव में किराना स्टोर चलाते हैं। मैं उनसे झूठ बोल रहा था कि मेरे पापा शहर के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और हमारा गांव में बहुत बड़ा घर है, ज़मीनें हैं। इस कॉलेज की फ़ीस स्कूल की फ़ीस से भी कई गुना ज़्यादा थी। हर महीने हज़ारों रुपए फ़ीस के लिए जाते। मेरे पापा ने वो भारी फ़ीस भी जमा की, पर अब उनकी कमर झुकने लगी थी। दुकान की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि घर का खर्चा भी चले और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो। पापा ने अब इसीलिए अपना पेट काटना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने लिए नए कपड़े बनाना छोड़ दिए और पुराने जूतों को ही मरम्मत करवा कर पहना। इस बीच मेरी बड़ी 2 बहनों की शादी का वक्त भी आ गया था। घर में जवान बेटियां बैठी हुई थी और उनके रिश्ते आ रहे थे। लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि आपने दहेज में कुछ भी नहीं दिया, हम अपने खानदान में नाक नहीं कटवाएंगे, कुछ तो शर्म करो। माँ ने दहेज का सामान इकट्ठा करने पर जोर देते हुए
पापा से सख्त बहस करी। उनकी आवाज़ में लोगों के तानों का डर और बेटियों के फ्यूचर की फिक्र दिख रही थी। लोगों का काम तो है बातें करना, मैं अपनी बेटियों के नसीब अच्छे चाहता हूँ। दहेज और बेकार के खर्चे का क्या फ़ायदा? जब मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्चा इतना ज़्यादा है, उसका फ्यूचर बन गया तो सब कुछ बन जाएगा। पापा ने दो टूक अंदाज में जवाब देकर माँ को खामोश करवा दिया था। उनका ध्यान सिर्फ मेरे कॉलेज की फीस और मेरे ही फ्यूचर पर जमा हुआ था। उन्होंने अपनी बेटियों की खुशियों का गला घोट दिया और मेरी कामयाबी की बुनियाद रखी। पर पापा, नव्या दीदी के ससुराल वाले फर्नीचर का पूछ रहे हैं, आप उनको क्या जवाब देंगे? मैंने एक दिन ड्राइंग रूम में बैठे हुए पापा से पूछा। मेरी आवाज़ में अपनी बहन के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि मुझे सिर्फ ये फिक्र थी कि मेरे पैसे कहीं दहेज में नहीं लग जाएं। मैं उनको साफ कह दूंगा कि मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। जिसने शादी करनी है सादगी से कर ले, वरना अपना रास्ता नाप ले। मेरा सब कुछ तो मेरा बेटा ही है। पापा ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। उनकी आंखों में मेरे लिए एक अंधा विश्वास था जो मुझे अंदर ही अंदर खुश कर रहा था। बहनों की शादी पर पापा ने ज्यादा खर्च नहीं किया, बहुत सादगी से उनकी शादी करी और सिर्फ बुनियादी चीजें और जरूरत का सामान ही देकर उनको घर से विदा कर दिया। जिस वजह से मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों ने भी ताने दिए, बातें भी बनाई, पर पापा ने किसी की परवाह नहीं करी। उन्होंने दुकान का सब कुछ बचाकर मेरी फीस के लिए रखा था। मेरी बहनें खामोशी से अपने अपने ससुराल चली गईं। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं करी, क्योंकि वो जानती थी कि पापा की जान मुझ में ही बसती है। मैं अपनी बहनों की विदाई पर भी कोई खास उदास नहीं हुआ था, बल्कि मुझे सुकून ही मिला था कि अब घर के खर्चे कम हो जाएंगे और पापा की सारी कमाई सिर्फ मेरे ऊपर खर्च होगी। मैं अब कॉलेज में खर्चे के लिए पापा से जेब खर्चा भी ज़्यादा मांगने लगा था। मैं अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खाता और महंगे ब्रांड के कपड़े पहनता। पापा कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगते थे। वो दुकान पर तपती गर्मी और ठंड बर्दाश्त करते और मैं शहर की रोशनी में बिल्कुल खोया हुआ रहता। पापा, आपने मेरी फीस के लिए दीदी की शादी इतनी सादगी से कर दी, लोग आज भी बातें करते हैं। मैंने एक दिन पापा से पूछा, जब वो दुकान का हिसाब किताब कर रहे थे। मेरे लहजे में कोई दुख या पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था कि मैं इस घर का सबसे ज्यादा लाडला हूँ। अरे बेटियां तो पराया धन होती हैं बेटा, उन्होंने वैसे भी अपने घर चले जाना है, तो मेरा वारिस तो तू ही है। जब ऑफिसर बनेगा तो ये सारा इलाका हमें इज्जत देगा। अब मेरी और इस खानदान की सब उम्मीदें सिर्फ तुझसे ही जुड़ी हुई हैं। पापा ने अपना पैन नीचे रखा और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे एक भारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। पापा की इस बात ने मेरे दिमाग में ये बात पक्की कर दी थी कि इस घर में बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं है और मुझे सिर्फ अपने करियर और अपनी कामयाबी पर ही ध्यान देना है। मुझे पापा की कुर्बानियों का एहसास अब खत्म होता जा रहा था और अपने ऑफिसर बनने का जुनून मेरे दिमाग में सवार हो चुका था। मैं भूल गया था कि इन पैसे के पीछे एक बाप का खून पसीना और 3 बहनों के अरमान दफन हो गए हैं। कॉलेज की शानदार जिंदगी गुजारने के बाद मैंने शहर की सबसे बड़ी और महंगी यूनिवर्सिटी में कदम रखा। वहाँ का माहौल कॉलेज से भी ज़्यादा मॉडर्न और चमक दमक वाला था। मैंने अपनी छोटी ईगो घमंड को और मजबूती से ओढ़ लिया और फिर मेरी मुलाकात वहाँ एक लड़की से हुई जिसका नाम निहारिका था। निहारिका एक बहुत बड़े अमीर बाप की बेटी थी। उसके पास लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी और पहनावे बाहर कंट्री के ब्रांड के होते थे। हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे और एक ग्रुप असाइनमेंट के बीच हमारी बातचीत शुरू हुई। मेरी बाहर की दिखने वाली चमक दमक और मेरा घमंड उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता था। जल्दी ही हमारी दोस्ती एक गहरे प्यार में बदल गई। दिवित, तुम कभी अपने घर वालों के बारे में मुझसे बात नहीं करते। तुम्हारे पापा का बिजनेस कैसा चल रहा है? वो कभी तुमसे मिलने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आते? निहारिका ने एक दिन यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़े हुए मुझसे पूछा। उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार था। मेरे पापा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा काम है और वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि उनको मुझसे बात तक करने का वक्त नहीं मिलता और मुझे भी उनके बिजनेस में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं उन पर डिपेंड नहीं रहता। मैंने फ़ौरन ढिठाई से झूठ बोला, जैसे मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरी आवाज़ में एक अजीब सा रौब था जो निहारिका को मेरी बताई हुई इमेजिनेशन पर मेरा दीवाना बना रहा था। मुझे तुम्हारी यही बात सबसे ज़्यादा पसंद है दिवित। तुम अपने पापा के पैसों पर नहीं, बल्कि अपने दम पर कुछ बनना चाहते हो। तुम दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग हो। निहारिका ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया।
उसकी इस बात ने मेरे अंदर की झूठी ईगो को और ज़्यादा बढ़ा दिया और मुझे अपने झूठ पर शर्मिंदा होने की जगह फ़ख्र महसूस होने लगा। मैंने निहारिका को या फिर अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताया था। मैं अपना करियर बनाना चाहता था और निहारिका भी अभी अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर रही थी। हम दोनों अभी शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का फैसला किया। दिन रात किताबों में लगा रहा। उस बीच मेरा गांव जाना बिल्कुल छूट गया था। पहले जो मैं महीने में गांव का चक्कर लगा लिया करता था, अब 2-3 महीने गुजर जाते और मैं गांव की तरफ जाने का सोचता भी नहीं। पापा मुझे मिलने के लिए तड़पते रहते, बेटा घर पर कब आओगे? तेरी माँ रो रो कर पागल हो रही है और मेरी आंखें भी तुझे देखने के लिए तरस गई हैं। अब तो कई महीने हो गए, तूने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। पापा की आवाज़ फ़ोन पर रोनिहार हो गई थी। उनके लहजे में एक बूढ़े बाप की बेबसी और प्यार साफ झलक रहा था। पापा, आपको कितनी बार कहा है, मेरे पास बेकार का वक्त नहीं है। मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ये कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं है। आप लोग मुझे बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब मत किया करें। मैंने गुस्से में और मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मेरे माथे पर सिलवटें पड़ गईं और मैंने पापा की अगली बात सुने बिना ही सख्ती से फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन कई दिनों तक बंद रखा। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि गांव में मेरे बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजर रही है, वो किस हाल में हैं, क्या खा रहे हैं और उनकी सेहत कैसी है। मुझे सिर्फ अपने एग्ज़ाम और अपनी कामयाबी की ही फिक्र थी। मेरा सारा खर्चा और अकेडमी की भारी फीस पापा इसी तरह भेज रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वो पैसे कहाँ से ला रहे हैं, क्या बेच रहे हैं और उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। फिर वो दिन भी आ गया जब यूपीएससी के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। मैंने ये मुश्किल इम्तिहान भी अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। मेरी खुशी की कोई हद ही नहीं थी। मेरा ऑफिसर बनने का सपना पूरा हो गया था। मैंने सबसे पहले निहारिका को ये खुशखबरी दी और फिर अपने दोस्तों के साथ होटल में शानदार पार्टी करने निकल गया। रात गए, जब मैं अपने हॉस्टल के कमरे में वापस आया तो मैंने पापा का नंबर डायल किया। पापा, मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर लिया है और मेरी बहुत अच्छी पोजीशन आई है। मैं अब एक बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ। मैंने फ़ख्र और घमंड से सीना तान कर फ़ोन पर ऐलान किया। मेरी आवाज़ में एक घमंड और जीत का एहसास साफ दिख रहा था। ऊपर वाले का शुक्र है, ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली। मेरा बाजू, मेरा बेटा ऑफिसर बन गया। आज मेरी सारी जिंदगी की मेहनत वसूल हो गई। मैं सुबह ही पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटूंगा। पापा फ़ोन पर बहुत खुश हुए। उनकी आवाज़ में खुशी का वो तूफान था जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। उनकी आवाज़ कांप रही थी। पापा, मुझे आपको एक और ज़रूरी बात भी बतानी है। मेरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और मुझे शहर में ही एक बड़ा सरकारी घर और गाड़ी मिल रही है। इसलिए मैं अब गांव नहीं आ पाऊंगा, बल्कि शहर में ही अपना रहने का बंदोबस्त कर लूंगा। मैंने सपाट लहजे में कहा। मुझे पापा की खुशी से ज़्यादा अपने नए शानदार घर और सरकारी स्टेटस की परवाह थी। क्या कह रहा है बेटा? तूने तो बचपन में कहा था कि ऑफिसर बनकर वापस आएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। तू हमें छोड़कर शहर में क्यों रहना चाहता है और घर का क्या बनेगा? पापा की आवाज़ एकदम से बदल गई। उनके लहजे में खुशी की जगह डर और हैरत ने ले ली थी। पापा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरी पोस्ट अब बहुत बड़ी है। मैं गांव के उस छोटे और ख़राब से घर में नहीं रह सकता हूँ। मेरे मिलने वाले बड़े बड़े ऑफिसर होंगे, उनको मैं गांव का वो कच्चा पक्का घर नहीं दिखा सकता हूँ। आप बस अब मुझे शहर में ही रहने दीजिए। मैंने रूखे और कड़वे लहजे में जवाब दिया। मेरी इस बात ने पापा का दिल बुरी तरह से चीर कर रख दिया था। वो दूसरी तरफ बिल्कुल खामोश हो गए। बेटा, तू जैसा कहेगा वैसा ही होगा। तुझे तेरा सरकारी घर और तेरा नया स्टेटस मुबारक हो। कभी कभी वक्त निकाल कर हम गरीबों से मिलने आ जाया कर। हम तेरा इंतज़ार करते रहेंगे। पापा ने बहुत भारी और टूटे हुए लहजे में हथियार डाल दिए। वो मुझसे लड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो मुझसे अंधा प्यार करते थे और मेरा कोई भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैंने बेपरवाही से फ़ोन बंद कर दिया। घर के हालात कैसे हैं, क्या चल रहा है, मेरी बहन किस हाल में है, इस बारे में मैंने कभी कुछ नहीं पूछा और मैं जानना भी नहीं चाहता था। मेरी ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई और मुझे शहर में एक शानदार सी रहने की जगह मिल गई। मेरे पास नौकर चाकर और सरकारी गाड़ी मौजूद थी। मैं बिल्कुल एक नई ताकतवर दुनिया में कदम रख चुका था।
मैं इस दुनिया की चकाचौंध में इतना ज़्यादा अंधा हो गया था कि मुझे अपने गुजरे हुए वक्त और अपने गरीब बाप का कोई ख्याल ही नहीं रहा था। इस बीच मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मोड़ चला आया। एक शाम निहारिका का फ़ोन आया। वो लगातार रो रही थी। दिवित, मेरे घरवाले मेरी शादी अपनी पसंद से एक जगह पर तय कर रहे हैं। वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और करोड़ों रुपए में खेलता है। उन्होंने अगले हफ्ते मेरी मंगनी की तारीख रख दी है। तुम कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी और ये शादी कभी नहीं करूंगी। निहारिका की आवाज़ हिचकियों में दब रही थी। उसकी इस बात ने मेरे पैरों के नीचे से अचानक ज़मीन निकाल दी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने उनको मेरे बारे में नहीं बताया? मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ। मेरा इतना बड़ा स्टेटस है, मेरे पास ताकत है। वो मुझे कैसे मना कर सकते हैं? तुम अभी उनको मेरे बारे में बताओ। मैंने गुस्से और परेशानी के मिले जुले असर के साथ कहा। मेरी ईगो को एक बहुत बड़ी ठेस लगी थी कि कोई मुझ जैसे ऑफिसर को नज़रअंदाज करके किसी और को कैसे चुन रहा है। मेरे पापा स्टेटस को नहीं देखते, वो सिर्फ दौलत को नहीं देखते। उनके हिसाब से किसी ऑफिसर की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। तुम आज ही रात मेरे घर पर आओ, मेरे पापा से आमने सामने बैठकर बात करो। शायद कोई रास्ता निकल आए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। निहारिका ने रोते हुए मिन्नतें करी। मैंने फौरन अपनी सरकारी गाड़ी निकाली और उसके घर की तरफ पूरी रफ्तार से रवाना हो गया। निहारिका का घर एक बहुत बड़ा महल जैसा था। मैंने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो उसके पापा एक बड़े लेदर के सोफे पर बहुत रोब और घमंडी अंदाज में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक एक नफरत भरी नज़रों से देखा। उनकी नज़रों में मेरे लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। तो तुम हो वो जिसके लिए मेरी बेटी मुझसे लगातार बहस कर रही है। सुना है तुमने कोई सरकारी नौकरी हासिल कर ली है और खुद को बहुत बड़ा तीसमार खां समझते हो। निहारिका के पापा ने बहुत ज्यादा घमंड भरे लहजे में पूछा। उनका अंदाज ताने मारने जैसा था। जी, मैं एक ऊंची पोस्ट पर हूँ। मैं निहारिका से शादी करना चाहता हूँ और उसको जिंदगी की हर खुशी और सहूलत दे सकता हूँ। आपको इस रिश्ते पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरे भरोसे और आंखों में आंखें डालकर उनको जवाब दिया। मैं उनको ये यकीन दिलवाना चाहता था कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ जिसको वो दबा सके। सरकारी नौकरों की सैलरी इतनी नहीं होती है जितना मेरी बेटी की एक महीने के जूते और कपड़ों का खर्चा है। खैर, मुझे बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं और सब लोग कहाँ रहते हैं? मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। उन्होंने सीधा निशाने पर तीर मारा। उनका ये सवाल मेरे लिए किसी बम के धमाके से कम नहीं था। मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा। पसीना मेरे माथे पर आ गया। अगर मैं उनको सच बता देता कि मेरा बाप गांव में मामूली सा किराना स्टोर चलाता है और मैं एक बहुत ही गरीब इलाके का रहने वाला हूँ, तो वो मुझे धक्के मारकर इस महल से निकाल देते। निहारिका हमेशा के लिए मेरे हाथों से निकल जाती। मेरी सारी इज्जत और ऑफिसर होने का घमंड मिट्टी में मिल जाता। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर के हर रिश्ते, हर प्यार और हर सच्चाई का बेदर्दी से गला घोट दिया। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं एक हादसे में उनको खो चुका हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई भी रिश्तेदार नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने सपाट लहजे में झूठ बोल दिया, अपने जिंदा बाप को मुर्दा बना दिया। मेरे इसे एक भयानक झूठ ने ही मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। निहारिका के पापा को मेरा ये जवाब बहुत पसंद आया कि मैं अपने कदमों पर खड़ा हूँ और मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं जो उनके खानदान के स्टेटस पर कोई धब्बा लगा सके। उन्होंने इस झूठ को सच मान लिया और निहारिका का हाथ मेरे हाथ में दे दिया। एक हफ्ते के अंदर ही अंदर हमारी शादी के फंक्शंस की शुरुआत हो गई। ये शहर की सबसे महंगी शादी थी जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन सब लोग शामिल थे। मैंने लाखों रुपए की शेरवानी पहनी और एक शहजादी की तरह स्टेज पर बैठा हुआ था। इस पूरी शानदार फंक्शन में मेरे माथे पर शर्मिंदगी का एक कतरा तक नहीं था। पहले जो मैं महीने के बाद एक आध दिन के लिए गांव का चक्कर लगा लेता था, अब 2-3 महीने गुजर जाते और मैं गांव की तरफ जाने का सोचता भी नहीं। मेरा सारा वक्त अब निहारिका के साथ शानदार पार्टियां, सरकारी दौरे और शहर की चकाचौंध में ही गुजरता। एक दिन मैं अपने सरकारी ऑफिस में बैठा हुआ कुछ फाइलों पर साइन कर रहा था। मेरे सामने शहर के बड़े बड़े ठेकेदार और ऑफिसर हाथ बांधे हुए खड़े थे। अचानक से मेरे प्राइवेट नंबर पर कॉल आई। मैंने स्क्रीन देखी तो वो गांव का नंबर था। मैंने गुस्से से फ़ोन काट दिया, पर कॉल दोबारा से आ गई। मैंने झुंझलाकर फ़ोन उठा लिया। दिवित बेटा, तू कहाँ पर है? मेरी जान निकल रही है, तू फ़ोन क्यों नहीं उठाता? फ़ोन पर पापा की आवाज़ बुरी तरह से कांप रही थी और वो दहाड़े मारकर रो रहे थे।
उनकी सिसकियों की आवाज़ सुनकर भी मेरे अंदर कोई रहम या हमदर्दी पैदा नहीं हुई। मैं एक बहुत ज़रूरी सरकारी मीटिंग में हूँ। पापा, आपको 1000 बार कहा है, मुझे ऑफिस के वक्त में बार बार परेशान मत किया करें कॉल करके। क्या परेशानी है? आखिर जल्दी बताइए। मैंने रूखे लहजे में नाराज़गी दिखाते हुए जवाब दिया। मेरे माथे पर बल पड़ गए थे और मैंने सामने खड़े ऑफिसर को हाथ के इशारे से बाहर जाने का हुक्म दिया। तो पापा बोले, तेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है बेटा, उसको दिल का दौरा पड़ा है, वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी तुझे याद कर रही है, वो लगातार तेरा ही नाम पुकार रही है। ऊपर वाले के लिए एक बार आकर उसकी शक्ल देख ले, शायद उसकी जान में जान आ जाए। पापा की आवाज़ में एक बूढ़े और बेबस बाप की मिन्नत थी जो अपने बेटे के सामने गिड़गिड़ा रहा था। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कोई यहाँ पर खाली बैठा हुआ हूँ जो अब दिल किया मुंह उठाकर गाँव आ जाऊँ? मैं एक बड़ा सरकारी ऑफिसर हूँ, मुझ पर भारी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप मम्मी का ख्याल रखें और उनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए। मैंने बिना किसी जज्बे के एकदम सपाट लहजे में जवाब दे दिया। बेटा, वो मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रही है। डॉक्टर जवाब दे रहे थे, तुझे तेरी माँ का वास्ता है, बस एक चक्कर लगा ले, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। पापा रोते रहे, मिन्नतें करते रहे, पर मेरी आंखों पर ताकत और घमंड की मोटी पट्टी बंधी हुई थी। मैंने कह दिया है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं माँ की दवाइयाँ और अस्पताल के खर्चों के लिए अभी पैसे भेज देता हूँ। आप पैसों की फिक्र नहीं करिए, जितना खर्चा होता है कर लीजिए, पर मुझसे आने की जिद नहीं करिए। मैंने सख्ती से अपना फैसला सुना दिया था और पापा की अगली बात सुने बिना ही फ़ोन बंद कर दिया। मैंने इस वक्त अपने अकाउंट से एक बड़ी रकम पापा के कार्ड पर ट्रांसफ़र कर दी और सुकून का सांस लिया। मुझे लगा कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। मैंने अपने ज़मीर को ये कहकर सुला दिया कि मैं उनको पैसे तो दे रहा हूँ और क्या चाहिए उनको। इसी तरह 3-4 साल का और लंबा टाइम गुजर गया। मैंने उस टाइम में एक बार भी पीछे मुड़कर अपने गांव की तरफ नहीं देखा। कभी कभी जब मेरा दिल करता या मुझे लगता कि पापा मुझे ज़्यादा परेशान कर सकते हैं तो मैं चुपचाप कुछ रकम उनके अकाउंट में भेज देता। मुझे तो यही लगता था कि पापा का अपना किराना स्टोर है, कारोबार अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि मेरे भेजे हुए उन कुछ 1000 रुपए के अलावा उनका गुजारा कैसा हो रहा है। मेरी बहनें अपने घर में कैसी हैं या पापा की सेहत कैसी है। मैंने अपने दिमाग के इस खाने को हमेशा के लिए ताला लगा दिया था जिसमें परिवार बसता था। मेरी ताकत और स्टेटस में दिन ब दिन बढ़ावा हो रहा था। मैं डिप्टी कमिश्नर की बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इन्हीं दिनों मेरे घर एक बेटे का जन्म हुआ। मेरी पत्नी निहारिका ने एक बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। उस दिन मैंने हॉस्पिटल का पूरा फ्लोर बुक कर लिया था। शहर के सब बड़े लोग मुझे बधाई देने के लिए वहां आ रहे थे। मैंने अपने बेटे को गोद में उठा लिया तो मुझे एक अजीब सी खुशी और फख्र महसूस हुआ। मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को दुनिया की हर एक खुशी और सहूलत दूंगा। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। देखो दिवित, ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है। इसकी आंखें तुम्हारी तरह हैं। हमारा बेटा भी बड़ा होकर तुम्हारी तरह एक कामयाब और ताकतवर इंसान बनेगा। निहारिका ने हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए मुस्कुराकर मुझसे कहा कि ये हमारा बेटा है। निहारिका, ये मुझसे भी बहुत आगे जाएगा। मैं इसको बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगा। इसको किसी चीज़ के लिए कभी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। मैंने घमंड से अपने बेटे का माथा चूमते हुए जवाब दिया। मैं एक बेटे का बाप बन चुका था और बदकिस्मती से अपने उस बूढ़े बाप की कदर और कीमत भूल चुका था जिसने मेरे लिए अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। मैं भूल गया था कि जिस जगह और जिस स्टेटस पर मैं बैठकर आज घमंड कर रहा हूँ, उसकी बुनियाद मेरे बाप के फटे हुए जूतों और पसीने से बनी हुई थी। मैंने इतनी बड़ी खुशी के मौके पर भी अपने पापा को फ़ोन करके ये नहीं बताया कि वो दादा बन गए हैं। मुझे डर था कि कहीं वो अपने पोते को देखने के बहाने शहर नहीं आ जाएं और मेरी पत्नी निहारिका के सामने मेरी असलियत नहीं खुल जाए। मैंने शहर के सबसे बड़े और महंगे होटल में अपने बेटे के जन्म की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी का इंतज़ाम किया। इस पार्टी में लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए थे। कीमती खानों का इंतज़ाम, हर एक चीज़ बिल्कुल शानदार तरीके से हुई थी। सब लोग मेरी कामयाबी, मेरी खुशकिस्मती पर खुश हो रहे थे। मैंने अपनी असली पहचान को मिटाकर एक झूठी और नकली ज़िंदगी को ही अपनी पूरी दुनिया मान लिया था और मैं उस दुनिया का खुद ही मालिक बन गया था।
वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और मैं अपनी झूठी शान और शौकत में बिल्कुल अंधा हो गया था। फिर एक दिन मेरे ऑफिस के इंटरकॉम की घंटी बजी। मेरे पर्सनल सेक्रेटरी ने कांपती हुई आवाज़ में बताया कि मेरे गांव से किसी पड़ोसी का फ़ोन है और वो बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है। मैंने मुंह बनाते हुए फ़ोन उठा तो लिया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। मुझे पड़ोसी ने बताया कि तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, उनको दिल का दौरा पड़ा और वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गईं। ये सुनकर मेरे अंदर एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया, पर मेरी झूठी ईगो ने मुझ पर फौरन से काबू पा लिया था। मैंने अपने सेक्रेटरी को गाड़ियां तैयार करने का हुक्म दिया और गांव की तरफ रवाना हो गया। उस दिन जब मैं गांव पहुंचा तो गांव वालों ने मुझे बहुत इज्जत दी। मेरे स्टेटस और मेरी सरकारी गाड़ियों की वजह से हर एक आदमी मेरे सामने हाथ बांधे हुए खड़ा था। मैंने माँ का चेहरा देखा तो उनकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वो आखिरी वक्त तक मेरा रास्ता देख रही थी। फिर माँ का अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद जब मैंने शहर वापसी की तैयारी शुरू कर दी, मैं अपनी गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था जब पापा अपना पुराना सा थैला उठाए हुए मेरे पास आ गए। वो बहुत ही कमज़ोर और बूढ़े हो गए थे। उनकी कमर झुक चुकी थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थी। बेटा, अब इस घर में कोई नहीं रहा। तेरी माँ भी चली गई। मैं यहाँ पर अकेला कैसे रहूँगा? मुझे भी अपने साथ शहर लेकर चल। मैं तेरे घर के किसी कोने में पड़ा रहूँगा। पापा ने कांपते हुए हाथों से मेरी गाड़ी का दरवाज़ा पकड़कर मिन्नतें की। उनकी इस बात पर मेरे माथे पर पसीना आ गया। मेरे दिमाग में निहारिका और उसके घमंडी परिवार का चेहरा घूम गया। अगर मैं पापा को साथ में लेकर जाता तो मेरी सारी हकीकत खुल जाती। मैंने पापा का हाथ गाड़ी के दरवाजे से हटा दिया। पापा, मैं आपको अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। मैंने शहर में शादी की हुई है और मेरे साथ मेरी पत्नी रहती है। वो एक बहुत ही अमीर और बड़े घराने की बेटी है। मैंने उसके परिवार को बताया हुआ है कि मेरे मम्मी पापा मर चुके हैं। पता नहीं वो आपको मेरे घर पर देखकर क्या महसूस करेगी और मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने कड़वे और सीधे शब्दों में पापा को अपना फैसला सुना दिया था। उस दिन पहली बार मैंने पापा की आंखों में आंसू देखे। वो आंसू मेरी इस हरकत पर नहीं, बल्कि वो आंसू शायद उस वजह से थे कि आज पापा का मान टूट चुका था। जिस बेटे की खातिर उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना खून पसीना एक कर दिया, उस बेटे ने अपनी शादी पर भी उनको नहीं बुलाया और आज उनको अपने घर ले जाने से भी मना कर रहा था। पापा खामोश हो गए और उन्होंने अपना थैला वापस ज़मीन पर रख दिया। उन्होंने मुझसे कोई बहस नहीं करी और सर झुकाकर वापस घर की तरफ मुड़ गए। मैंने एक बार भी उनको पीछे मुड़कर नहीं देखा और गाड़ी में बैठकर शहर वापस आ गया। शहर आकर मैंने सोचा कि धीरे धीरे अपनी पत्नी को बता दूंगा कि मैंने उसके साथ शादी करने के लिए अपने परिवार के बारे में जो बताया था वो सब झूठ था। जब मैं घर पहुंचा तो कई दिन तक मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं निहारिका से इस बात के बारे में बात करूं। मुझे डर था कि वो मुझसे डाइवोर्स ले लेगी या मेरे स्टेटस का मजाक उड़ाएगी। पर एक रात मैंने हिम्मत करके निहारिका से ये बात शुरू करी। निहारिका, अगर मैंने तुमसे कोई बहुत बड़ा झूठ बोला हो तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? मैंने वो झूठ सिर्फ तुम्हें पाने और हम दोनों को मिलाने के लिए बोला था। मैंने नज़रें झुकाकर कहा। मेरी पत्नी हैरान रह गई और मेरी तरफ देखने लगी। उसने पूछा, तुम क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? मेरे पापा इस दुनिया में जिंदा हैं और वो गांव के एक सीधे साधे इंसान हैं और मैंने सिर्फ इस वजह से तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप से उन्हें नहीं मिलवाया क्योंकि मैं डरता था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। मैंने एक ही सांस में सारा सच उगल दिया। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ गई। वो मुझ पर चीखी चिल्लाई, कई दिन तक मुझसे नाराज रही। उसने मुझ पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया, पर क्योंकि अब हमारा एक बेटा था और मेरा अपना स्टेटस भी बहुत अच्छा था, इसलिए वो डाइवोर्स का फैसला नहीं कर सकी। कुछ दिन की नाराज़गी के बाद वो मान गई, पर उसने शर्त रखी कि उसका मेरे पापा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैंने उसकी शर्त फौरन से मान ली। कुछ महीने गुजर गए। फिर एक दिन पापा खुद ही लोगों से मेरा पता करते कराते मेरे सरकारी घर तक भी पहुंच गए। गेट पर मौजूद गार्ड ने उनको अंदर आने से रोक दिया, पर जब पापा ने मेरा नाम लिया तो गार्ड ने मुझे इंटरकॉम पर इन्फॉर्म किया। फिर मैं बाहर आया तो पापा को इस खराब हालत में देखकर मैं बहुत गुस्से में आ गया। उनके कपड़े गंदे थे और जूते फटे हुए। पापा, आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हैं? मैंने आपको मना किया था ना कि मेरे घर पर मत आना। आपको पैसों की ज़रूरत थी तो मैं खर्चा गांव में ही भेज देता।
आपने यहाँ आकर मेरा तमाशा क्यों बनाया? और वैसे भी आपके पास तो अपना किराना स्टोर है, कारोबार है, आपको क्या कमी है? मैंने दरवाजे पर ही पापा की बेइज्जती करना शुरू कर दी। पापा बहुत बूढ़े हो गए थे और उनकी आंखों में बहुत थकावट थी। बेटा, मैं तुझे देखने आया था, मेरा गांव में दिल नहीं लगता, पापा ने कांपती हुई आवाज में कहा। मुझे मजबूरन पापा को अपने घर के अंदर लाना पड़ा। निहारिका ने जब पापा को देखा तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो मुझे कमरे में ले गई और मुझ पर बरस पड़ी। क्या तुम इस अनपढ़ बाप को इस घर में ले आए हो? मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार आएंगे तो मैं उनको क्या कहूंगी कि ये मेले कपड़ों वाला आदमी मेरे कमिश्नर पति का बाप है? निहारिका ने नफरत से कहा। मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें की कि कोई बात नहीं निहारिका, पापा कुछ दिन की ही बात है, यहाँ रहेंगे और फिर वापस गांव चले जाएंगे, तुम उनको बर्दाश्त कर लो। निहारिका ने बहुत मुश्किल से हामी भर ली, पर हमने पापा को घर के सबसे पिछले और छोटे कमरे तक ही कैद रखा। उनको सख्ती से मना कर दिया गया कि जब भी घर में कोई मेहमान आएगा वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। कुछ ही टाइम के बाद मेरी काबिलियत की बुनियाद पर मैं डिप्टी कमिश्नर से कमिश्नरी की पोस्ट तक पहुंच गया। मेरी प्रमोशन हो गई और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं बहुत खुश था। कमिश्नर बनने की खुशी में मैंने अपने घर के लॉन में बहुत बड़ी और शानदार पार्टी रखी। इस पार्टी में शहर के सब बड़े बड़े ऑफिसर, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन इनवाइटेड थे। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था और हर तरफ खुशी का माहौल था। मैंने सोचा कि पापा तो अपने कमरे में ही रहते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी को पापा का बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए मैंने उनको इस पार्टी के बारे में बताना भी ठीक नहीं समझा। पार्टी चल रही थी और सब बड़े ऑफिसर वहां पर पहुंच चुके थे। मैं सबके साथ खड़ा हुआ हंस हंस कर बातें कर रहा था और बधाइयां वसूल कर रहा था। अचानक से मेरी नज़र लॉन के कोने पर पड़ी। पापा अपने इस पुराने और मेले सूट में एक कोने में खड़े हुए थे। वो शायद रोशनी और शोर सुनकर बाहर आ गए थे। मेरे माथे पर पसीना आ गया और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसी बीच मेरे एक सीनियर ऑफिसर ने पापा की तरफ इशारा किया और मुझसे पूछा, अरे वो बुजुर्ग कौन है जो वहां पर अकेले खड़े हुए हैं? क्या वो कोई मेहमान है? तुमने उनसे मिलवाया भी नहीं? मैंने एक नज़र पापा की तरफ देखा और फिर उन ऑफिसर की तरफ। मुझे बहुत शर्मिंदगी और बेइज्जती सी महसूस होने लगी। मैं कैसे उनको इंट्रोड्यूस कराऊं कि ये मेरा बाप है? मेरी झूठी ईगो ने एक बार फिर से मेरे ज़मीर को कुचल दिया। सर, ये कोई मेहमान नहीं है, ये एक वेटर है जो शायद केटरिंग वालों के साथ आए हैं। मैं अभी उनको अंदर भेजता हूँ, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। ये बात सुनते ही पापा जो कुछ दूरी पर खड़े हुए थे, उनके कानों तक मेरी आवाज़ पहुँच गई। मैंने देखा कि उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और उनका सर झुक गया। वो खामोशी से मुड़ गए और अपने कमरे की तरफ चले गए। उस वक्त मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा था कि पापा ने बाहर आकर मेरी इज्जत खतरे में क्यों डाली। रात को जब पार्टी ख़त्म हुई और सब मेहमान चले गए तो मैं सीधा पापा के कमरे में गया और वहां पहुंचते ही पापा पर बरस पड़ा। इतनी बार कहा है कि आप अपने कमरे में ही रहा करिए, आप क्यों इस पार्टी में बाहर आए थे? आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी। बड़ी मुश्किल से मैंने ये सब कुछ संभाला है। अगर आप सबके सामने आ जाते और उन ऑफिसर को पता चल जाता कि आप मेरे बाप हैं, तो मेरी क्या इज्जत रह जाती? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। मैंने बहुत बदतमीजी से चीखते हुए कहा। मेरे पापा ने खामोशी से अपने आंसू साफ करे और मुझे एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। मैं गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। उसी रात पापा खामोशी से मेरे घर से निकल गए। कुछ बताए बिना वो चले गए। न पत्नी को पता था न मुझे कि वो कब घर से गए। सुबह जब मुझे पता चला तो मैंने उनके जाने के बारे में जानकर अफसोस करने की जगह सुकून का सांस लिया कि चलो शुक्र है इस बुढ़े से जान छूटी, अब मेरा राज हमेशा के लिए कैद रहेगा। दूसरे दिन जब मुझे ऑफिस ड्यूटी पर जाना था तो मैं अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा था। मुझे याद आया कि मैं तो जब पार्टी से वापस आया था और गुस्से में पापा के कमरे में गया था तो वहाँ मेज़ पर चाबी भूल आया था। मैं जैसे ही चाबी लेने के लिए पापा के कमरे में गया और चाबी ढूंढने लगा तो मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी। मैंने तकिया उठाया तो तकिए के नीचे से एक पुराना फटा हुआ बटुआ मिला। ये पापा का बटुआ था। मैंने नफरत से उसको खोला कि शायद इसमें कोई पुरानी पर्ची वगैरह होगी, पर अंदर की चीज़ें देखकर मेरे होश उड़ गए थे। बटुए के अंदर एक खत था जिसमें पापा की कांपती हुई लिखाई थी और उस खत के साथ कुछ पुरानी रसीदें भी थी। मैंने रसीद देखी तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई।
वो रसीद इस किराना स्टोर की थी जिसको पापा ने कई साल पहले बेच दिया था। दूसरी रसीद हमारे गांव वाले घर की थी और तीसरी रसीद पापा की छोटी सी ज़मीन की थी जिसको बेचकर उन्होंने मेरी पढ़ाई का खर्चा निकाला था और मेरी महंगी फीसें जमा करवाते रहे थे। मुझे तो लगता था कि पापा कारोबार कर रहे हैं, पर उन्होंने तो अपना सब कुछ मेरे लिए बेच दिया था। मैंने कांपते हुए हाथों से पापा का खत खोला। पापा ने खत में लिखा था कि बेटा, मैंने हमेशा से फटे जूते और पुराने कपड़े पहने ताकि मेरा बेटा शहर के बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ सके और एक बड़ा ऑफिसर बन सके। मैं अपना घर दुकान सब कुछ बेच दिया कि तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हो। पर मैं कितना बदनसीब बाप हूँ कि आज तू कमिश्नर बन गया तो मैं किसी को ये कह भी नहीं सकता कि मेरा बेटा कमिश्नर है, क्योंकि मेरे बेटे को अपने अनपढ़ और गरीब गंवार बाप पर शर्म महसूस होती है। तूने मुझे सबके सामने वेटर कहा, इस बात ने मेरी जान निकाल दी। अब तेरा बाप कभी तेरे सामने नहीं आएगा ताकि तेरी इज्जत कभी खराब नहीं हो। ये सब पढ़कर मेरी आत्मा कांप गई। पापा ने अपना घर, अपनी दुकान, अपनी जमीन, अपना सब कुछ बेच दिया मेरा करियर बनाने के लिए। पर मैंने उनके साथ क्या किया? मैं एक दरिंदा बन चुका था। ये सोचते हुए मैं पागलों की तरह बाहर भागा, पर पापा वहां पर नहीं थे। मैंने फौरन अपनी गाड़ी निकाली और पूरी रफ्तार से गांव की तरफ पहुंचा। गांव जाकर मैं सीधा अपने घर गया, पर वहां जाकर पता चला कि वो घर तो अब किसी और का है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि तुम्हारे पापा यहाँ पर नहीं आए। तभी मुझे साथ वाले पुराने पड़ोसी ने बुलाया और बताया कि तुम्हारे पापा आए थे। ये घर तो कब का बिक चुका है। वो यहाँ कुछ टाइम के लिए एक छोटे से कमरे में रह रहे थे और उस बिक चुके घर का किराया देकर मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। पड़ोसियों ने और बताया कि आज जब वो आए तो वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरे बेटे को मुझ पर बहुत शर्म महसूस होती है। अब मैं कभी अपने बेटे की नज़र में नहीं आऊँगा ताकि वो कभी शर्म महसूस नहीं करे। और वो रोते हुए सीधा रेलवे ट्रैक की तरफ चले गए। ये सुनते ही मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैं जानता था कि पापा क्या करने जा रहे हैं। मैं भागता हुआ रेलवे स्टेशन की तरफ गया। जब मैं वहां पहुंचा तो सस्पेंस और डर का वो मंजर मेरे सामने था जिसने मेरी आत्मा को छलनी कर दिया था। पापा रेलगाड़ी के ट्रैक के बिल्कुल बीच में खड़े हुए थे। रेलगाड़ी कुछ दूरी पर थी और उसका हॉर्न लगातार बज रहा था। पापा, ऊपर वाले के लिए रुक जाइए, मैं आपके बिना मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चीखता हुआ रेलवे ट्रैक की तरफ भागा। मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल रही थी और सामने से आती रेलगाड़ी की खौफनाक सीटी मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। पापा ट्रैक के बिल्कुल बीच में खड़े हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी और मायूसी थी। पापा बोले कि मेरे रुकने का अब कोई फायदा नहीं है बेटा। एक कमिश्नर को एक अनपढ़ बाप की लाश पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। पापा की आवाज़ रेलगाड़ी के शोर में भी मेरे दिल को चीर गई थी। मैंने आखिरी हथकंडे के तौर पर छलांग लगाई। रेलगाड़ी बिल्कुल पास आ चुकी थी। मैंने पापा को पकड़कर पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच लिया। हम दोनों ट्रैक से बाहर जा गिरे और रेलगाड़ी एक खौफनाक शोर के साथ हमारे पास से गुजर गई। मैंने पापा को अपने गले से लगा लिया और उनके कदमों में गिरकर खूब रोया। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं अंधा हो गया था, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। उसके बाद कभी शर्म महसूस नहीं करूँगा कि आप मेरे बाप हैं। मैं फ़ख्र से सबको बताऊँगा कि मैं किसका बेटा हूँ। मैं रोते हुए लगातार उनके हाथों को चूम रहा था और इस वाक्य ने मेरी ज़िंदगी और मेरी सोच को बिल्कुल बदल दिया। मैं पापा को इज्जत और खुशी के साथ अपने घर वापस लेकर आया। निहारिका को मैंने सख्त लहजे में कहा कि अगर उसने पापा की ज़रा से भी बेइज्जत करी तो मैं उसको डाइवोर्स दे दूंगा। मैंने शहर के सबसे बड़े होटल में एक बहुत बड़ी और शानदार पार्टी रखी। उस पार्टी में मैंने शहर के सब ऑफिसर और पॉलिटिशियंस को भी बुलाया। जब सब लोग जमा हो गए तो मैं पापा का हाथ पकड़कर उनको स्टेज पर ले गया। मैंने माइक पकड़कर सबके सामने अपने पापा को इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने उस पार्टी में मौजूद हर एक इंसान को सच सच बताया कि मैं कोई ख़ानदानी अमीर नहीं हूँ, बल्कि एक मामूली किराना स्टोर चलाने वाले का बेटा हूँ। मैंने बताया कि मेरे पापा ने किस तरह से अपना घर, कारोबार सब कुछ कुर्बान करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, पर मैंने अपनी खुदगर्जी की वजह से उनको वेटर कहा था। इस वक्त मेरे साथ साथ उस पार्टी में बैठा हर एक ऑफिसर रोने लगा और सबने खड़े होकर मेरे पापा को सैल्यूट किया। मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा था कि मैं इस बाप का बेटा हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी को मुझ पर ही हार दिया। उस दिन से मैंने तय कर लिया कि मैं एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने अपने पापा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और उनको दुनिया की हर एक खुशी लाकर दी।
मैं इस कहानी के ज़रिए आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि माँ-बाप चाहे कितने ही सादा और अनपढ़ ही क्यों ना हों, अगर हम पढ़ लिख कर बड़े ऑफ़िसर बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ-बाप की कदर और कीमत कम हो गई है। हकीकत तो ये है कि उनकी कदर और कीमत तो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी हर कामयाबी के पीछे उनकी खामोश कुर्बानियाँ होती हैं। मम्मी-पापा वो होते हैं जो अपनी हार में भी अपनी औलाद का जश्न मनाते हैं। उनकी इज्जत करिए, इससे पहले कि वक्त आपके हाथ से निकल जाए। उस रात के बाद पहली बार मुझे सचमुच ये महसूस हुआ कि मैं जिंदा हूँ। उससे पहले तक मेरी जिंदगी बस एक चलता फिरता घमंड थी। मैं सांस तो ले रहा था, लोगों से मिल भी रहा था, फैसले भी कर रहा था, लेकिन अंदर से मैं खाली था। मेरी दुनिया सिर्फ मेरी कुर्सी तक ही सीमित थी। मेरी पहचान मेरी पोस्ट से बंधी हुई थी और मेरी नज़रें हमेशा अपने नाम, अपनी शोहरत और अपनी इज्जत पर टिकी रहती थी। मुझे कभी ये देखने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरे आसपास कौन टूट रहा है, कौन चुपचाप सह रहा है और कौन मेरी एक नज़र का इंतज़ार कर रहा है। जब मैं पापा को अपने साथ घर लेकर लौटा, तो उनके कदम बेहद धीमे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम रखते समय वो खुद से पूछ रहे हों कि क्या सच में उनका बेटा बदल गया है या ये सिर्फ एक पल की भावुकता है। उनकी चाल में झिझक थी, आंखों में उम्मीद भी थी और डर भी। वो शायद भरोसा करना चाहते थे, लेकिन बरसों की हालत ने उनके दिल में एक अनकहा अंदेशा भर दिया था। मैंने उनका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उस पकड़ में सिर्फ सहारा नहीं था, वो मेरे जीवन का एक वादा था कि अब ये हाथ कभी छूटेगा नहीं, चाहे हालात कैसे भी क्यों न हों। घर पहुंचते ही निहारिका दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही पुराना गुस्सा था, वही नफरत जो मैं पहले भी देखता आया था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन मैं पहले वाला बेटा नहीं था जो चुप रह जाए, और न ही पहले वाला पति जो गलत को भी सही मानकर सर झुका ले। मेरे अंदर जो बदलाव आया था, वो दर्द की आग में तपकर निकला था। मैंने शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा कि ये मेरे पापा हैं और अब बस इस घर के सबसे इज्जतदार इंसान हैं। इस घर में अगर कोई रहेगा तो इनके साथ इज्जत से रहेगा, वरना दरवाज़ा सबके लिए खुला है। मेरी आवाज़ इतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें जो मजबूती थी, उसने पूरे माहौल को बदल दिया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये हिम्मत मेरे अंदर कहाँ से आई। शायद वो दर्द था जो मैंने रेलवे ट्रैक पर महसूस किया था, वो एक पल जिसने मुझे मेरी असलियत दिखा दी थी। उस पटरी के किनारे खड़े होकर मैंने पहली बार महसूस किया था कि अगर आज पापा को खो दिया, तो सारी दुनिया की दौलत, सारी ताकत और सारी पहचान भी मुझे जिंदा नहीं रख पाएगी। उसी पल मेरा घमंड टूट गया था और एक बेटा जन्मा था। पापा चुपचाप ये सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में फिर से आंसू भर आए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में बेबसी नहीं थी। उनमें सुकून था, अपनापन था, वो तसल्ली थी जिसका इंतजार उन्होंने शायद बरसों से किया था। वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे पर जो भाव थे, उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया और अपना भी लिया। उस रात मैं पापा के कमरे में ही रुका। सच तो ये है कि मैं सो नहीं पाया, मैं बस उन्हें देखता रहा। उनके चेहरे की झुर्रियों में मुझे अपनी पूरी जिंदगी दिखाई दे रही थी। हर झुर्री एक कहानी थी, मेरी पढ़ाई के लिए की गई मेहनत की कहानी, मेरी फीस भरने के लिए उठाए गए कर्ज की कहानी, मेरी किताबों के लिए छोड़ी गई उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों की कहानी। हर लकीर में उनकी कुर्बानी लिखी और हर कुर्बानी के पीछे मेरा फ्यूचर खड़ा था। मैं सोचता रहा कि मैं कितना अंधा था जो कभी ये समझ ही नहीं पाया कि मेरे सपनों की कीमत किसने चुकाई थी। उन पलों में मैं कमिश्नर नहीं था, बस एक बेटा था जो अपने पिता की आवाज़ में अपना बचपन ढूंढ रहा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर उस दिन मैं रेलवे ट्रैक पर कुछ सेकंड देर से पहुंचता, तो शायद आज भी मेरे पास सब कुछ होता। मेरा पद, मेरी ताकत, मेरा रुतबा, सब कुछ वैसा ही रहता। बस एक चीज़ नहीं होती, और वो होती पापा। और सच कहूँ तो अगर पापा नहीं होते, तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिस नींव पर मेरी पूरी इमारत खड़ी थी, वही नींव खत्म हो जाती। अब जब कोई मुझसे मेरी सबसे बड़ी पहचान पूछता है, तो मैं बिना झिझक मुस्कुराकर कहता हूँ कि मैं कमिश्नर होने से पहले अपने पापा का बेटा हूँ। ये कहते समय जो सुकून मेरे दिल में उतरता है, वो किसी भी कुर्सी, किसी भी ताकत और किसी भी नाम से कहीं ज्यादा बड़ा और सच्चा है। क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि असली इज्जत वो नहीं जो लोग आपके पद को देखकर देते हैं। असली इज्जत वो है जो अपने माँ बाप को देते हैं। वही इज्जत इंसान को बड़ा बनाती है, वही उसे इंसान बनाती है। इस कहानी का असली सबक बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही गहरा भी। इंसान चाहे जिंदगी में कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए,
कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों ना बैठ जाए, कितनी भी शोहरत और दौलत क्यों ना कमा ले, उसकी सबसे बड़ी पहचान आखिरकार उसके माँ बाप ही होते हैं। पद, पैसा और नाम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन हमारी असली जड़ें हमारे घर से हैं, हमारे माँ बाप से जुड़ी होती हैं। जिस दिन हम अपनी कामयाबी के नशे में उन हाथों को छोटा समझने लगते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया था, उसी दिन हम सच में अंदर से छोटे हो जाते हैं और बाहर से हम बड़े दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हो जाते हैं। माँ बाप कभी भी हमारे बोझ नहीं होते, वो हमारी जिंदगी की सबसे मजबूत नींव होते हैं। जिस तरह किसी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है, उसी तरह हमारी हर अचीवमेंट, हर सफलता, हर मुस्कान के पीछे उनके आशीर्वाद और कुर्बानियां खड़ी होती हैं। उनकी सादगी हमारी कमजोरी नहीं है, उनकी गरीबी हमारी शर्म नहीं है, और उनका अनपढ़ होना हमारे लिए झुकने की वजह नहीं होना चाहिए। बल्कि सच तो यह है कि उन्हीं की सादगी हमें ज़मीन से जोड़े रखती है, उन्हीं की तकलीफ़ें हमें मजबूत बनाती हैं। सच यही है कि माँ बाप का साथ ही हमारी असली दौलत है। जो इस दौलत की कदर कर लेता है, वही सच में अमीर होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।